हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, उम्दा, खतरनाक, ललन टॉप होंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि अभी हम लोग अपने एक इक्वेशंस के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, यानी इक्वेशंस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जहाँ पर हमने पहले टॉपिक को कवर करा मतलब पहले टॉपिक को कवर किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका कुछ पार्ट अभी रह गया है, उस पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। क्यूबिक इक्वेशंस की शुरुआत कर देंगे और कल आपका क्यूबिक इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा। यानी कि मुझे अभी 2 दिन का समय और चाहिए, आज कल क्यूबिक को खत्म करने के लिए, और 1 दिन का समय चाहिए जब हम हायर ऑर्डर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसको आप बोलते हो। तो ये हमारे पास में 3 दिन का समय होगा, जहां पर मैं इक्वेशन को कवर कर चुका हूँ प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि जितना भी मैं कवर करा रहा हूँ उसमें एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं छूट रहा है। ठीक है जी। इसी वजह से समय लग जाएगा, वो अलग की बात है, लेकिन जो भी कवर कराऊंगा वो बहुत ही शानदार, एक से बढ़कर एक तरीके से होंगे। लेवल 0 से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाएंगे कि वहां से कुछ आपको ऐसा ना देखने को मिले कि बाहर से आ गया हो। ठीक है जी। चलिए, तो ज्योतिष, अजय कुमार यादव जी, पंकज, पंकज कुमार, सुरेश कुमार, योगेंद्र, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। तो एक बार बताएंगे आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? संदीप कुमार, राजकुमार, अभिषेक, संगीता। चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, सुप्रभात। चलो भाई, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम लोगों को मतलब बेहतरीन होना ही पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीरियस हुए एग्जाम तो होगा नहीं। अच्छा, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे मतलब लाइव क्लास नहीं ली जा रही है क्योंकि समय का कुछ अभाव होगा, इस वजह से। तो कोई बात नहीं है, कंसिस्टेंसी रखना, रेगुलरिटी रखना। आप लाइव क्लास ना ले पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखो। रेगुलर बेसिस में रहना, कोई भी क्लास ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेक हो गई तो हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में ना बन पाए, इस वजह से। ठीक है जी। तबीयत फिलहाल देखा जाए तो अभी आराम है, उस लेकिन उस लेवल पर आराम नहीं है जब हम प्रॉपर तरीके से बेहतर हों। ये तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अभी ऐसी हैं कि हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं है। ठीक है भैया, शाहरुख खान, अभिषेक प्रताप, गौरव कुमार, आदित्य कुमार, पंकज, माही, सचिन जी, जय चौहान। चलिए भाई, शुरू करते हैं, है ना? तो शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जब आपका कोई एक मूल कॉमन हो जाता है या कोई दो मूल कॉमन हो जाते हैं, हालांकि दो मूल जब कॉमन होते हैं तो उसका क्वेश्चन अभी तक आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिला। आपके एग्जाम में नहीं, बल्कि आपके चाहे एनडी का एग्जाम हो उसमें भी मुझे देखने को नहीं मिला है। मतलब बोथ रूट्स का, क्योंकि वो बहुत इजीली है, क्योंकि हम उसको देखते ही टाइम बता देंगे कि भैया ये बोथ रूट्स है, क्योंकि दोनों दो समीकरण होंगे, उसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू वो सेम रहेगी। तो भाई अगर सेम रहेगी तो इसका मतलब है, साफ हो गया कि यार वो तो हमारा बोथ रूट्स कॉमन होंगे, और बोथ रूट्स कॉमन के थ्रू कुछ इतना खास बनता नहीं है। ठीक है। आप सभी के मैसेज हम तक तो पहुंचते हैं, लेकिन वो मैसेज आप नहीं देख सकते हो, वो मैसेज आप नहीं देख सकते हो। केवल आपको अपना मैसेज दिखेगा या मेरे द्वारा जो मैसेज कराया जाएगा वो, बाकी आपको किसी दूसरे के नाम नहीं मिले, मतलब दूसरे के मैसेज नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। चलो, अच्छा शुरू कर दें। ब्रीच नया कॉन्सेप्ट है ना? कॉन्सेप्ट नया है, एकदम बढ़िया तरीके से है, टेंशन ना लो। और छोटे से छोटे फॉर्मेट पे एक छोटा से छोटा लेवल, एक बड़ा से बड़ा लेवल लेके चल रहा हूँ। संध्या वर्मा, तनु शर्मा, श्याम, सुरेश, कोमल, गौरव कुमार, ललित राजपूत, शिवम, अमिताभ। चलो भाई। हाँ, हम बात कर सकते हैं आपसे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये छोटे छोटे डाउट है, ये हम लोग डाउट ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हैं। अभी क्लास के टाइम पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना, बाकी क्लास पहले कवर करते हैं, फिर इसके बाद में। ठीक है भैया, आप सीधा फोकस कर रहे हैं अपनी क्लास पे, है ना जी? आ जाओ। नया कॉन्सेप्ट है एनथ रूट्स का। नया कॉन्सेप्ट है एनथ रूट्स का, सबसे पहला। हाँ जी, एनथ रूट्स का आपका कॉन्सेप्ट है। और वो एनथ रूट्स कहता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर हल लिखा तो जरूर इंग्लिश में है,
लेकिन आप इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं अभी इसकी हिंदी भी लिख दूंगा, अभी मैं इसकी हिंदी भी लिख दूंगा। रिजल्ट्स क्या कहता है, रिजल्ट्स ये कहता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, कि बोल रहा है कि वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस समीकरण का जो एक मूल है, एक मूल है किस समीकरण का, इस समीकरण का, मान लो इस समीकरण का एक मूल अल्फा है, वो इक्वल है किसके, उसकी nth पावर के। यानी कि अगर इस समीकरण का एक मूल अल्फा है तो ये आपसे ये कहना चाहता है कि वह बराबर है अपनी nth पावर के, वह बराबर है उसकी nth पावर के। तो आपके पास में जो मैंने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकाल के लाया हूं वो ये है। आप चाहो तो बेसिक करना चाहोगे इसका, तो बेसिक में करवाऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर मैं इस वाले का यूटिलाइज कराऊंगा। बड़े ध्यान से सुनना कि कोई भी आपके पास में एक समीकरण मुझे दिया गया है, बड़े ध्यान से समझो आप। कोई एक समीकरण दिया जाता है, उसका कोई एक मूल दिया गया आपको, मान लो उसका मूल एक अल्फा है, लेकिन वो जो अल्फा है वो अपने ही वैल्यू के nth पावर के बराबर है। मतलब हो सकता है ये अल्फा अपने स्क्वायर के बराबर में हो जाए, हो सकता है ये अल्फा अपने क्यूब के बराबर में हो जाए, या हो सकता है अल्फा अपनी पावर 4 के बराबर में हो जाए। ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाहेगा कि भाई मेरे पास में, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, एक बार देख लो, हिंदी में भी लिखना चाहो हिंदी में भी लिख सकते हो आप, हिंदी में भी लिख सकते हो कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 का एक मूल अपने n पावर यानी nth घात के बराबर है, के बराबर है, तो कंडीशन आपकी क्या बनने वाली है, ये वाली, ए सी की पावर में n की होल पावर 1/n प्लस का 1, ए की पावर में n सी होल पावर 1/n प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है जी भैया, ये आप मेरे हिसाब से आपने वीडियो पर ज्यादा फोकस नहीं किया है ना, आपको वीडियो में सब कुछ बढ़िया तरीके से बताया गया है। अंकित सर ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया हुआ है कि, अब साफ देखा कि नहीं देखा, हिंदी में इसको आगे लिख चुका हूं हिंदी की। यहां पर दूसरे में आते हैं, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा बीटा हैं, लेकिन देन रूट्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इक्वल 0 विल बी वन बाई अल्फा वन बाई बीटा। भाई ये ऑलरेडी डन है, ये वाली इक्वेशन जो है मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं, ये पहले से ही डन है, तो इससे तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है बच्चा, क्योंकि ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, रेसिप्रोकल रूट्स को याद करो, रेसिप्रोकल रूट्स को पढ़ा है। चलिए, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, देन 2ac इक्वल टू 2a, मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो जरा हिंदी में लिख दें क्या, ये कहना चाहता है मूलों का योग, मूलों का योग अपने अपने वर्गों के योग के बराबर हो, वर्गों के योग के बराबर हो, बराबर हो, तब कंडीशन क्या बनती है, तब कंडीशन बनती है 2ac बराबर ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, या आप इसके ऐसे भी कह सकते हो कि बी को कॉमन कर लो एक, जब आप बी को कॉमन करोगे तो यहां बचेगा कितना, ए, और इधर बचेगा बी, तो ए प्लस में बी, और बराबर में कितना बैठा है 2ac। ठीक है जी, तो यहां से आपने क्या कर दिया भाई, बी का मान निकालना है, तो यहां पर हो जाएगा 2ac अपॉन में ए प्लस में बी, 2ac अपॉन में ए प्लस का बी। ये क्या क्या आप समझे इसमें,
आप क्या समझ पाए इसमें? इसमें यही बोला गया कि कोई समीकरण का अगर एक मूल अल्फा है तो वो अपने अगर nth पावर के बराबर में आता है तो उसके लिए कंडीशन ये बन जाती है। अगर कोई मेरे पास में समीकरण के मूल दिए जाते हैं तो उनका जो योग होगा वो अगर अपने वर्गों के योग के बराबर में आ जाए। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भाई अगर अल्फा प्लस में जो बीटा है वो बराबर आ जाए अपने वर्गों के योग के बराबर में, यानी अपने स्क्वायर के सम के बराबर में, तब हमारी कंडीशन ये वाली लगेगी। क्या आप इन चीजों को थोड़ा सा भी तो याद रख सकते हो? बाकी बेसिक मैं पैटर्न बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। शॉर्टकट तरीका जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मैं आपको क्या काम करता हूं, क्वेश्चन में बेसिक पैटर्न भी बताने वाला हूं, ठीक है जी। चलो भाई शुरू कर दें अब। चलो क्वेश्चन नंबर है इसका 1, बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 क्या कहना चाहता है, टीजीटी 2004 में आया हुआ है। टीजीटी 2004 में आया हुआ है, मतलब मैं क्वेश्चन का समायोजन कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि कोई अगर कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, कोई अगर कॉन्सेप्ट बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, हमें केवल आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में सेव कराना है। और अगर कहीं पीवाई क्यू मिल जाए तो इससे तो और सोने पे सुहागा क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन पीवाई क्यू में आए हुए हैं। प्रभाकर जी, हाँ बिल्कुल उससे भी मिले हैं। चलो आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 3k का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। देखो साफ साफ इसने कह दिया है कि इसका जो कोई एक मूल यानी अल्फा है वो अपने वर्ग के बराबर में आ रहा है। देखो है ये nth पावर के बराबर, nth का मतलब है इसमें पावर कितनी है, 2 है कि नहीं है, जरा बताओ हमें। हो गया, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में कितना छुपा बैठा है, एक। एक्स के साथ में कितना है, -12, और यहां पर ऑलरेडी 3k लिखा हुआ है। तो आप क्या कह सकते हो, कैसे सॉल्व करना चाहोगे? बेसिक सॉल्व करें क्या? बेसिक सॉल्व करें? अरे भाई तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? nth पावर लिखा है तो nth पावर होगा ना इसके। चलो जी बेसिक करता हूं। बेसिक पहले आप निकालो इसमें मूलों का योग, तो अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो ऑलरेडी ये 12 हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्फा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालो तो बनेगा ओनली 3 ऑफ के। ओनली कितना बन जाएगा, 3 ऑफ के। भाई एक काम करना है, यहां से आपको दिख रहा है कि ये अल्फा क्यूब बन रहा है, और यहां पर आप देख पा रहे हो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर में दिख रहा होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? एक काम करना है, मुझे अल्फा का मान निकालना है। अल्फा का मान, चलो इस इक्वेशन को आप 2 मान लो, इस इक्वेशन को आप 1 मान लो। मैं चाहता हूं कि पहली वाली इक्वेशन से सॉल्व करके मैं अल्फा का मान निकाल पाऊं। तो पहली वाली इक्वेशन को लाओ यहां पर, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा माइनस का 12 बराबर में 0। अच्छा 12 को हम तोड़ सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, 4 गुणा 3, 4 तिया 12, यानी कि 4 में से 3 चला जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा एंड माइनस का 3 अल्फा माइनस का 12 और इक्वल टू 0। तो यानी यहां से अल्फा कॉमन करोगे तो अल्फा प्लस में 4, और यहां से जब आप कॉमन करोगे माइनस का 3 तो अल्फा प्लस में 4। आपके पास में 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक तो आपका अल्फा माइनस 3, तो अल्फा माइनस 3 0 को बराबर रखोगे तो अल्फा का मान 3 आ जाएगा, और अल्फा प्लस 4 को 0 बराबर रखोगे तो माइनस का 4 आएगा। तो अल्फा के मेरे पास कितने मान आ गए, 2 मान आ चुके हैं। अब अगर हम 2 मान यहाँ मतलब 2 मान निकाल चुके हो तो कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, बस इतना बता दो, 3 या माइनस का 4? 3 या माइनस का 4? देखो जरा, अगर हम -4 को यहां लिखते भी हैं तो -4 का स्क्वायर 16, 16 चौको 64, लेकिन यहां कितना बनाएगा, 12। इस रीजन से है भाई हमारा -4 जो है वो अमान्य है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट ओनली कौन कर रहा है, 3। देखना जरा, 3 का स्क्वायर 9, सुनते जाना बड़े ध्यान से, अरे यार हमने उल्टा तो ना लग दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहां पर कितना बनेगा, अरे यार के की वैल्यू निकालनी है ना मुझे तो,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलत कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर ना के का मान मुझे निकालना है, ठीक है। अगर मैं -4 को इधर लिखता हूँ, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 -4 यानी क्या बना देगा 12 बना देगा। 3 को अगर उठा के रखते हो, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब मेरे पास में अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों मान कैसे हो रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं यानी सेटिस्फाई कर रहे हैं इस चीज पे लेकर। ठीक है जी, बताओ भाई किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ठीक है जी। अब आते हैं, एक काम करते हैं, दोनों से वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर लेते हैं। मुझे किसका मान चाहिए, के का मान चाहिए। मुझे किसका मान चाहिए, के का मान। तो एक काम करते हैं, पहले हम 3 को उठाकर यहां पर पुट करेंगे, फिर 4 को उठाकर भी यहां पुट कर सकते हैं। तो जब हम 3 को उठाकर यहां पुट करेंगे तो वही 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बराबर में 3 ऑफ के आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं -4 लिखता, अगर मैं -4 लिखता तो माइनस का 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और बराबर में कितना है 3 के। तो भाई ये तो नेगेटिव में वैल्यू आती, नेगेटिव में मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो इसी रीजन से ये क्या हो गया, इसी रीजन से ये वाला जो मान है वो गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया है कि =9। ऑप्शन नंबर बी राइट। तो ये मेरे हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आसान है, क्यों? क्योंकि आप वो वाला फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे होगे, है ना, यही तो है ना। और जबकि वो बहुत आसान है, सच मायने में देखा जाए तो वो बड़ा आसान है। ठीक है, देखो यूटिलाइज करवाते हैं आपका वो वाला पैटर्न जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है शॉर्टकट मेथड में। आपने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, ए सी की बार में एन ब्रैकेट में 1 में एन प्लस का 1, फिर प्लस, फिर पढ़ा है ए की बार में एन सी ब्रैकेट में 1 में एन प्लस का 1, फिर प्लस में बी और बराबर में कितना है 0। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने इस वाले फॉर्मूले को आपने पढ़ा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी में हमें ए बी सी का मान भी पता है। तो ए का मान कितना है भाई साहब 1 है, सी का मान मेरे पास में कितना है 3 के है, 3 ऑफ के। लेकिन 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 इसमें एनथ रूट्स कितना है, आपने कहा इसमें एनथ रूट्स का मतलब हो जाएगा एन की पावर, पावर कितनी है, पावर आप बोलोगे पावर इसमें 2 है, यानी एन का मान 2 हो गया। समझते रहना, ठीक है। मान कितना हो गया, एन का मान 2, तो यहां पर 2 लिख दोगे। लेकिन इसकी होल पावर में कितना है, तो आप बोलोगे इसकी होल पावर 1/1/3 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1 की बार में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर कितना है 3k हो जाएगा, और 3k की पावर में कितना हो जाएगा 1/3, और प्लस बी का मान कितना है, ऑलरेडी -12 दिया जा रहा है, तो -12 बराबर 0। अब हमें नहीं पता है कि हम इसको क्या काम करने वाले हैं। मैं क्या काम करता हूं, इसको जस्टिफाई करा देता हूं। अब मेरे पास आंसर पता है तो मैं सीधा आंसर को जस्टिफाई करा रहा हूं। 9 को उठाऊंगा, 9 9 या 27, 27 का कितना हो जाएगा 2 की पावर में 1/3, 2 की पावर में 1/3। अब एक बात बताना, हाँ ठीक है, अरे समझो जरा, के की जगह पर मैंने क्या रखा है, तो के की जगह पर 9 रखा। 9 या 27, 27 का मतलब होगा 3 की पावर में 3, लेकिन इसकी होल पावर में कितना है 2/3 है। तो क्या ये कैंसिल करके 3 का स्क्वायर यानी 9 बना कर देगा, जी बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर 9 लिख दो प्लस में, यहाँ 9 रखोगे, 9 या 27, 3 से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। माइनस में कितना हो जाएगा 12, बिल्कुल सही बात है, ये जस्टिफाई कर रहा है। 12 माइनस का 12 ये सेटिस्फाई हो चुका है। तो आंसर आपका कितना आ गया भाई, आपका आंसर 9 ही आएगा। तो चाहो तो आप इस वाले फॉर्मेट से कर सकते हो, चाहो आप इस वाले फॉर्मेट से कर सकते हो, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है जी। इक्वेशन कैसे बनाएं सर, बाकी तो समझ में आ गया, इक्वेशन कैसे बनाएं। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे बनाएं, ये तो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है ना। ये तो कि मान लो कोई समीकरण दिया गया, मूलों का योग निकाल दो, मूलों का गुणनफल निकाल दो, ये तो हमें पता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि भाई हमें यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी कैसे भी करके।
पहले वाले समीकरण से हम देख देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना है, तो इससे मैं अल्फा का मान निकाल लूंगा, इसी अल्फा का मान दूसरे वाले में रख दूंगा तो मुझे के का मान मिल जाएगा। ये तो आसान था ना। हाँ, तो अगर आपका टाइम जाता है तो कोई बात नहीं है, आप अपने बेसिक पैटर्न पे लगा दो। मैं तो केवल एक तरीका बता रहा था कि आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, इसमें इसमें जो है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि नहीं हम अपना शॉर्टकट ही लगाना, आप ये ना लगाना। मैंने दोनों अप्रोच आपको बता दिए, आप दोनों अप्रोच में से कोई अप्रोच लगाना, लेकिन मुझे पता है मैं ये अप्रोच लगाता हूं, क्योंकि हो सकता है आगे इसमें मेरे पास में इक्वेशन ऐसी बन पाए कि हम इसको जस्टिफाई करने में भी समय लग जाए, या इन्हीं से इक्वेशन बनाते बनाते भी समय लग सकता है। ये आपका मतलब है, ये आपका मन है, आप जो भी करना चाहो। अगर वो फार्मूला आपको याद रहता है उससे कर लोगे तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से आसान हो जाएगा। मतलब ये अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात है भाई। फिर से वही क्वेश्चन है, टीजीटी 2009। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने 21 वाला क्यों नहीं कराया है ना। दरअसल 21 में इस वाले पैटर्न पे नहीं है, जहां जहां 21 के क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने मतलब मैंने उसको कराया भी है और आगे करवाऊंगा भी। ठीक है, 21 की टीजीटी में आया है। एलटी ग्रेड 2018 में कितने क्वेश्चन आए? 4 क्वेश्चन आए ज्यादा ज्यादा, और 4 क्वेश्चन में से मैंने चारों क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं अभी तक। ठीक है जी, आ जाओ। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल दूसरे का वर्ग हो, बस हो गया काम। एक मूल दूसरे का वर्ग हो, देखिए जी, अगर एक मूल दूसरे का वर्ग होगा तो सिंपल सी लॉजिक यही यहां पर बना रहा है कि एक्स अल्फा इज इक्वल्स में अल्फा का स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल्स में अल्फा का स्क्वायर। आपने कहा कि भाई अगर ये वर्ग होगा तो मेरे पास में आंसर किसके पैटर्न पर होगा? ए बी सी के पैटर्न पर। कर लो भाई जैसा आपको सही लगे। कैसे करना चाहोगे आप, देखना जरा। अगर हम इसके मूलों का योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस का बी अपॉन में ए, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं इनके मूलों का गुणनफल निकालूंगा तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी अपॉन में ए। ये मेरे पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि यहां पर मुझे देखो बी क्यूब ए क्यूब करना पड़ रहा है, और ए क्यूब बी क्यूब तभी हो सकता है, बी क्यूब ए क्यूब तभी हो सकता है जब आपको यहां पर क्यूब करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, एग्री कर रहे हो इस बात पर? जब आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा भैया? आपको क्यूब करना पड़ेगा, बिना क्यूब के तो आएगा नहीं क्यूब। सही है, तो यानी यहां से आपको एक बात समझ में आ गई हमें। बोलो क्या? कि मतलब मुझे यहां पर क्यूब करना है इस वाले समीकरण में, तभी तो हम क्यूब ला पाएंगे ना, क्योंकि देखो बी क्यूब ए क्यूब है। अच्छा, ये तो गया, इसका मुझे क्यूब करना है, और क्यूब करना पड़ेगा तो ये बनेगा अल्फा का क्यूब। बहुत बढ़िया। और अगर ये अल्फा का क्यूब बनेगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर का क्यूब, तो अल्फा की पावर में 6। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा? 3ab, तो 3ab का मतलब हो जाएगा ये a है ये b है, दोनों का यानी कि अल्फा क्यूब, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी अल्फा प्लस में अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। अब यहां से आप देख सकते हो अल्फा क्यूब का मान हमें सी अपॉन ए दिया जा रहा है, तो इसका मान हो जाएगा सी अपॉन ए, लेकिन सी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। बोलोगे कैसे? अरे अल्फा क्यूब का मान, ये देखो दोनों का गुणा कराओगे तो अल्फा क्यूब का मान सी बाई ए है, तो अल्फा क्यूब का स्क्वायर तो अल्फा की पावर में 6 सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में 3, और अल्फा क्यूब का मान हो जाएगा सी अपॉन में ए। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का मान कितना है? बोलोगे भैया माइनस का बी अपॉन ए है, तो यानी कि ये हो गया बी बाई ए, और बीच में आप माइनस लगा सकते हो, और बराबर में कितना है? माइनस का बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। एलसीएम कर दो बराबर, यहां पर ए क्यूब है, यहां पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और ए है, तो हमें एलसीएम बराबर करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ए स्क्वायर का गुणा करूंगा, इसमें मैं ए का गुणा करूंगा, इसमें मैं ए का गुणा करूंगा। ठीक है, काम मेरा तमाम हो जाएगा। तो अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब मतलब, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर सी,
यहाँ पर बचेगा कितना, ए सी स्क्वायर, माइनस में यहाँ कितना बच रहा है, 3ab, इधर कितना बन रहा है, माइनस का बी क्यूब। क्या काम कर सकता हूँ, बी क्यूब को इधर लाऊं, हाँ ले आओ ना, क्या दिक्कत है। बी क्यूब को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा बी क्यूब, दोनों में से ए सी को कॉमन कर लोगे, ए सी कॉमन हो गया तो बचेगा ए प्लस में सी, और ये नेगेटिव है इसको उधर ले जाओगे तो 3ab। कोई ऐसा जवाब है, ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारे पास। तो ये हमारा प्रॉपर बेसिक क्वेश्चन हो चुका है, जैसे हम प्रॉपर बेसिक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भैया डिस्क्रिप्टिव ही है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो 125 शब्दों में पूछे चाहे 250 शब्दों में पूछे। क्वेश्चन का लेवल हमें आइडेंटिफाई करेगा कि हमें कितने स्टेप में लिखना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो आपको देख रहे हो आपका एक एक स्टेप मैंने लिखा है, का मतलब इसका यही आंसर होगा। इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना होगा, मेंस के पेपर में, क्योंकि मैथ्स में कोई वर्डिंग का कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, मैथ्स में नहीं होता है इसका इशू। आपने क्या बोला कि ये समीकरण दिया गया था पहले, तो इसमें कहा गया था एक मूल जो है दूसरे मूल का वर्ग है, तो मैंने कहा एक मूल अगर अल्फा है दूसरा मूल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। बातें खत्म। बराबर ना करने का मतलब, बराबर यहां पर मैंने ये किया है कि एक मूल दूसरे का कितना है, अल्फा स्क्वायर है। तो आप अगर ऐसा भी ना लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल क्या है, अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, ये है। तो यानी इसने बोला ना कि एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो इस वजह से मैंने इसको बराबर लिख रखा था। ठीक है जी, चलो अब जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप कह रहे हो उससे करवाओ। अब देखो जी, टिपिकल तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूला करोगे तब भी टिपिकल होगा, क्योंकि एन का मान मेरे पास में आएगा तो वहां पर भी मैं क्यूब तो लगाना ही पड़ेगा ना। देखो जी, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि ए सी की पावर में एन। अच्छा, एन का मान कितना है, 2। अच्छा, होल पावर में कितना है, 1 अपॉन में एन प्लस का 1 यानी 1/3 प्लस ए की पावर में एन, एन का मतलब 2 और सी की होल पावर में हो जाएगा 1/3 एंड प्लस में कितना है, बी बराबर में 0। अब सुनो, ये पावर में कितना है, 1/3 है, तो बी को उधर भेज दो। यहां पर जो भी लिखा हुआ है उसको खत्म करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया जी, क्यूब करना पड़ेगा। 1/3 और बी को उधर भेज दोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, क्यूब। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ जो है मैंने होल क्यूब किया है। क्यों किया है होल क्यूब, पता है ना, क्योंकि ये 1/3 हटाना है। अब 1/3 कब हट सकता है, वो बड़े ध्यान से देखो आप। अगर होल क्यूब हटाना है तो देखना, ये ए क्यूब होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ए सी स्क्वायर। बी क्यूब होगा तो ये भी बनेगा ए स्क्वायर सी, प्लस में 3ab, तो 3a का मतलब कितना है, तो बोलोगे ए सी स्क्वायर की होल पावर में 1/3। ठीक है, बी का मतलब कितना है, तो बोलोगे ए स्क्वायर और सी की होल पावर में 1/3, ब्रैकेट में ए प्लस में सी, ए प्लस सी खुद ही ये दिया जा रहा है, यानी कि ए सी स्क्वायर की होल पावर में ए प्लस बी होल पावर में कितना है, 1/3 है, और प्लस में यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर सी की होल पावर में 1/3 इक्वल टू माइनस में बी क्यूब। अब ये जो है ना, दिमाग का दही करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन मेरे पास में वैल्यू नहीं है, इस इक्वेशन मेरे पास में वैल्यू नहीं है। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्योंकि हो सकता है मे भी बहुत से लोग ऐसे होंगे। अरे भाई, समझाने में तो टाइम जा रहा है, अगर डीप ना करो तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन पे करा दूंगा, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप कर सकते हो उसको। अगर ऐसी कोई बात है तो कोई बात नहीं, मना कर ना करवाऊं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्यों अब इसको अनफॉलो कर रहा हूं, क्यों अनफॉलो कर रहा हूं, क्योंकि अब यहां से तुम खुद ही घबरा जाओगे कि हम क्या करना चाहते हैं इसमें। ए स्क्वायर 2/3, ए स्क्वायर 2/3, तो गड़बड़ हो गया ना मेरे पास में। तो इस रीजन से जो है
न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो इसको आप फॉलो नहीं करोगे, ये है बात। बाकी कोई इसमें बात नहीं है खास जो पता चले कि नहीं इसमें कुछ अलग लगा है, इसमें कुछ अलग है। इसमें क्यों मैंने लगाया, क्योंकि हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता है। इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे मेरे पास में अल्फाबेट वैल्यू मालूम है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम इस वाले रूल को केवल बेसिक रूल से करना चाहेंगे। भैया ये हो गया नोट। चलो जी, एक हेडिंग डालो, बढ़िया सा नया कॉन्सेप्ट है ये। इफ रूट्स आर प्रोपोर्शनल, रूट्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना? हाँ जी, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? यानी इसको हम कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि समानुपात। हाँ, वर्कशीट का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि जब ये प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के रूट समानुपाती होंगे, तो दो समीकरण मेरे पास में काम कर रहे होंगे, और वो जो दो समीकरण होंगे कौन कौन से होंगे देखना जरा। यहां पर मान लेता हूं a1x² फिर हो जाता है b1x प्लस में c1 इक्वल टू 0। एक दूसरा समीकरण भी होगा मेरे पास में a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां पर ना इस समीकरण के मूल भी होंगे, तो हो सकता है इसका जो मूल हो वो अल्फा 1 मान लो, इसका मूल मान लो बीटा 1, इसका मूल मान लो आप अल्फा 2, और इसका मूल मान लो आप बीटा 2। अब दोनों के जब मूल प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, समानुपाती, हाँ जी, लिख तो दिया भैया। यदि मूल समानुपाती हो, और मूल समानुपाती होंगे मतलब दो रूट्स, दो इक्वेशन की बात कर रहा होगा। जब तक दो समीकरण नहीं मिलेंगे तब तक हमें समानुपाती की कंडीशन नहीं मिल सकती है। समानुपाती की कंडीशन क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना है। समानुपाती कंडीशन होती है, बड़े मतलब ये शॉर्टकट मेथड है एक तरीके से, और इसका स्टैंडर्ड मेथड जो बेसिक पैटर्न है वो आपका आता सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से ही है। ठीक है जी। कैसे? इसमें आपको क्या काम करना होगा, जो b1 है या जो b2 है, इसका दोनों का स्क्वायर कर दो, बराबर। जो a1 बाकी है a1 को लिख दो, c1 बाकी है c1 को लिख दो, और a2 बाकी a2 और c2। ये मेरी कहानी है, ये मेरी क्लास है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। बेसिक पैटर्न क्या हो जाएगा इसका? बेसिक पैटर्न हो जाएगा होल पावर 1/n+1 है, तो इसमें होल पावर, तो नहीं 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 नहीं, एन को तो हम डिफाइंड करेंगे ना, एन को तो हम nth पावर से डिफाइंड करेंगे। मान लो अल्फा बराबर में अल्फा 3 हो गया, तो फिर वो 3 लिखा जाएगा, तो पावर तो हमारे पास वैसे भी रेशनल में आने वाली है। फॉर्मूले में पावर तो मेरे पास वैसे भी रेशनल में आने वाली, 1/में अगर 3 होगा तो 1/3 प्लस का 1/4 हो जाएगा, है ना जी। चलो तो इसको आप ध्यान से सुन लो। क्या कहना चाहता है कि हमारे पास में जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाएगा b1² अपॉन में b2 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू a1 c1 अपॉन में a2 c2। क्वेश्चन आपके सामने है। यदि x² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, और एक दूसरा समीकरण दिया जा रहा है x² प्लस में qx प्लस r बराबर 0, मूलों का अनुपात समान है, मूलों का अनुपात समान है, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं समानुपाती, समानुपाती, समान अनुपात समानुपाती। चलो जी, तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, b1 का स्क्वायर अपॉन में b2 का स्क्वायर। ठीक है जी।
आप बेसिक से अगर उस वाले को करना चाहते हो उस फॉर्मेट से आप कर सकते हो, ठीक है, टेंशन ना लो, कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में और रेशियो ऑफ रूट्स में क्या फर्क है। रेशियो ऑफ रूट्स जब मैंने पढ़ाया था, मूलों का अनुपात जब मैंने बताया था, तो उसमें केवल सिंगल इक्वेशन दी जा रही थी। कैसी इक्वेशन दी जा रही थी? केवल और केवल सिंगल इक्वेशन थी, एक समीकरण के मूलों का अनुपात दिया जा रहा था। लेकिन यहां पर इसने दो समीकरणों का यूज किया है और बोल रहा है कि मूलों का अनुपात समान है। तो मूलों का अनुपात समान होने का मतलब है समानुपाती है, यानी यहां से आप देखो ए का मान 1 है, बी वन ए वन का मान 1 है, बी वन का मान बी दिया जा रहा है, सी वन का मान सी दिया जा रहा है, बी टू का मान क्यू है और सी टू का मान आर है। हमारे पास शर्त क्या होती है? बी वन का स्क्वायर, मतलब बी वन का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर अपॉन बी टू का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? ए वन सी वन अपॉन में ए टू सी टू। तो भाई क्या काम करना है? बी वन का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, बी टू का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर। ए का मान 1 है दोनों में, तो सी वन की वैल्यू कितनी है? सी। आर सी टू का मान कितना है? आर। क्रॉस मल्टीप्लाई आर बी स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर, आर बी स्क्वायर सी क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने भैया हिंदी में ही लिखा हुआ है। इफ रूट्स आर प्रोपोर्शनल, यदि मूल कैसे हो? समानुपाती हो। मूल कैसे हो? समानुपाती हो। क्वेश्चन आपके सामने था, ये मैंने कर दिया उसी के अकॉर्डिंग। चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 का मूल समान है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मूल समान है, का मूल समान है, का मूल समान है। थोड़ा याद करो कल का कॉन्सेप्ट, कल का कॉन्सेप्ट एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दे कि ये कहना क्या चाहता है। का मूल समान है, के मूल समान नहीं है, का मूल समान है, हैव कॉमन रूट्स। तो ये तो कॉमन रूट्स की कहानी हो गई, ये तो कॉमन रूट्स की कहानी होगी। और कॉमन रूट्स में बोल रहा है का मूल समान है, मतलब एक मूल समान होना चाहिए, यानी कि वन रूट्स इज कॉमन, वन रूट्स इज कॉमन। अगर एक मूल आपका उभयनिष्ठ है तो कंडीशन कल वाली क्या थी आप बता पाओगे? कि मैं इसको होमवर्क में ही दे दूं, कर लोगे आप? चलो मैं तो इसको देता हूं आपको होमवर्क में। चलो जी, ठीक है। मुझे, मैंने आप सभी से बोला था कि मुझे केवल कुछ दिन का समय दे दीजिएगा, कुछ दिन का समय दीजिएगा ना बस। तो पता है मैं क्या काम करना पड़ेगा, या तो मैं इसी क्लास को 2.5 घंटे या 3 घंटे का कर दूंगा, या फिर मैं एक दूसरी क्लास सेट करूंगा, ठीक है जी। तो मैं दोनों के दोनों में अलग अलग यूनिट पढ़ा दूंगा, या आप जैसी आपकी मर्जी हो। सिंगल यूनिट पढ़ाना है तो आप सिंगल यूनिट करवा सकते हो, पहले हम अलजेब्रा पढ़ा देंगे, फिर हम कोई भी ज्योमेट्री पार्ट, उसके बाद में कैलकुलस, या कैलकुलस पहले, कुछ भी काम कर लेना, ठीक है जी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर तरीके से, मेरे स्लॉट बुक हैं सारे के सारे। लेकिन गारंटी बस इतनी है कि सिलेबस आपका बेहतर तरीके से इत्मीनान से मैं करवाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो जी, एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, ये तो आप कर पाओगे ना। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखिए जी। जैसे मानो मेरे पास में एक समीकरण दिया गया है, वो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का। ये कोई एक इक्वेशन है, ये कोई इक्वेशन है, और ये जो समीकरण दिया गया है ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम यहीं पर कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो मेरे पास में ये दो समीकरण आ जाते हैं, ठीक है जी। अब ये दो समीकरणों का महत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये सच में इनका बहुत महत्व है। क्या महत्व है जरा देखते हैं, क्या महत्व है बड़े, देखते हैं जरा ध्यान से, ठीक है जी।
कोई बात नहीं, यही टाइम सही है ना, हाँ ठीक है। मैं एक दूसरी क्लास की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी प्लीज, अभी अभी है ना, ये ना बोल देना मुझसे कि अभी क्लास कर लो। आपने तो बोला था क्लास, क्लास क्यों नहीं स्टार्ट करी? भैया अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे पास सच में बहुत प्रॉपर स्लॉट है। मैं ये गारंटी लेता हूँ, सिलेबस को जैसा मैं डीप पढ़ा रहा हूँ, एक से लेकर एक एक छोटे छोटे स्टेप भी मैं बताता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ऐसे ही सारे टॉपिक में कवर कराऊंगा। फिर समय हमें चाहे 2 घंटे पढ़ाना पड़े, चाहे 3 घंटे पढ़ाना पड़े, मुझे एक क्लास लगानी पड़े, 2 क्लास लगानी पड़े, अभी आप इत्मीनान से पढ़ो। और हर वीकेंड में मैं आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। चलिए जी, मेरे पास 2 समीकरण हैं। आपको पता है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ में 1 छुपा बैठा है, इसके साथ में 1 छुपा बैठा है, इसके साथ में भी 1 है। आपको एक बात कंफर्म पता है कि इसके हम फैक्टर नहीं बना सकते। जब फैक्टर नहीं बना सकते तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे जाना पड़ता है श्रीधराचार्य विधि पर। श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है? माइनस का बी, तो माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस 4a, ए का मान कितना दिया जा रहा है 1, और सी का मान कितना दिया जा रहा है 1, अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो भाई हमें ये बताओ आप, ये माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में से एक चला जाएगा माइनस का 3, ठीक है जी, अपॉन में 2। लेकिन यहां से कहानी एक और रोचक बनती है कि अगर कभी भी ये नोट बनाकर लिख देना, रूट के अंदर माइनस आया है, रूट के अंदर माइनस आया है, याद रखना, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसका मान होता है इमेजनरी, यानी कि काल्पनिक, यानी आयोटा। इमेजनरी यानी काल्पनिक यानी आयोटा, ऐसा नंबर जो दुनिया में सच में है ही नहीं, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1 प्लस माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां आप देख पा रहे होगे कि यहां पर एक बार प्लस लगा है, एक बार माइनस लगा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। माइनस का 1 एक बार अगर हम प्लस तोड़ेंगे तो √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, एक बार माइनस तोड़ेंगे तो 1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा जी, मतलब इस समीकरण के ये 2 मूल निकल के आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में क्या होता है? डबल डबल यूनिट पढ़ना है सर, छोड़ो अभी बताऊंगा उसको। आपने कैलकुलस में, आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, ऐसे करके उनके सिंबल होते हैं। सिंबल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये हमारी पहचान है। अगर हम उनके बड़े बड़े शब्दों को लिखेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो उनके सिंबल है। उसी प्रकार से इन दोनों की वैल्यू को हम लोग एक अलग फॉर्मेट पे लिखते हैं। इस वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, और इस वाली वैल्यू को बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर। मतलब इस समीकरण से आपके 2 मान निकल के आते हैं, एक ओमेगा और एक आपका ओमेगा स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस इसके साथ में भी होगा, बस बीच में माइनस लगा है, वैल्यू सेम देंगी, रूट्स आपके सेम आएंगे, लेकिन बस नेगेटिव के साथ में आएंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास में बनने वाली है। इन 2 समीकरण की कहानी है। बाकी की कहानी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा कि ये आया कहां से है। बस अभी आप ये सीखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस ये काम करना है, ठीक है जी। ठीक है जी। जीआईसी प्रवक्ता 2015, जीआईसी प्रवक्ता 2015, समझो, समझो, जानो, परखो, देखो और आंसर बताओ इसका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव भी होते हैं और इमेजनरी भी होते हैं। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था ना, नेचर ऑफ रूट्स की कहानी में। इसी प्रकार से क्यूबिक इक्वेशन में भी होता है। चलिए देखिए, यहां पर मेरे पास में देखो क्या समीकरण दिया जा रहा है, दिया जा रहा है ना समीकरण, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1।
अगर आपको बताओ सॉल्व करना है तो सॉल्व करवा दूंगा, सीरीधराचार विधि से सॉल्व होगा। अदरवाइज आपको अगर बिलीव हो गया है, आप एक बार सॉल्व जरूर कर लेना खुद से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि माइनस ओमेगा एंड माइनस का ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में मान आएगा। तो ये दो मान आ गए। अच्छा, दो मान अगर आए तो नॉर्मल सी बात है, इसके दो वैल्यू निकल के आई तो इस वाली वैल्यू को आप अल्फा मान लो, इस वाली वैल्यू को आप बीटा मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो मूल निकले हैं। अल्फा की जगह पर रखोगे माइनस ओमेगा की होल पावर में कितना है 2016, प्लस यहां पर आप रखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 2016। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है, पावर में कैसी संख्या है, सम संख्या है। पावर में कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या माइनस को प्लस बना देती है, तो ओमेगा की पावर में कितना है 2016, इधर कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर में कितना हो जाएगा 4032 होगा। लेकिन अब फिर से तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा, सिखाने के लिए पीछे आना पड़ेगा। देखो जी, अभी ना बस केवल केस समझ लेना, बाकी कॉम्प्लेक्स में बताऊंगा। ओमेगा की पावर में अगर 3n है तो इसका मान हमेशा 1 आएगा, है कैसे? देखो जी, ओमेगा की पावर में अगर 3n है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। अब n की जगह पर आप चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 4 लिखो, डॉट डॉट डॉट, कितना भी लिख डालो। जैसे कि अगर 3 का मल्टीपल आता है, जैसे मान लो अगर मैंने ओमेगा की पावर में यहां पर लिख दिया 81, तो इसका मान भी 1 आएगा। ठीक है जी। अब वहीं पर एक बात और है, जैसे 1 हो प्लस में ओमेगा हो प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 0 होता है। इसका मान कितना होता है 0 होता है। कहां पर हम प्रूव करके बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी कहां काम चलाना है, क्वाड्रेटिक में। ठीक है जी। तो अब यहां पर देख लो, ये देखो 2016 क्या 3 का मल्टीपल है। अच्छा, कितने लोग इसको जो है ना 3 के मल्टीपल को साबित करने के लिए प्रॉपर संख्या में डिवाइड कराएंगे 3 का। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ना ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे 2016 में 3 का डिवाइड कराना स्टार्ट कर दोगे। 6 18 आएगा, 2 बचेगा, 7 21 आएगा। समझना, 6 18 18 बचा कितना 2, 7 21 और कितना बन रहा है यहाँ पर 6। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखना बड़े ध्यान से। 6 18 यहाँ पर बचेगा कितना 21, 7 21 2, 3 दूना 6। क्या ये सही है? ऐसे आप करोगे। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल लगा दो आप 3 का। डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, क्या होता है एक बार कोई जानता है? कोई भी मुझे बता सकता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है साइन का 3 का? डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी आपके पास संख्याएं हों, इन संख्याओं को आपस में ही जोड़ दो। जैसे 2 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 6, जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है, बोलोगे भैया 9। अच्छा, ये जो 9 आ रहा है, 9 किसका 3 का मल्टीपल होता है? आपने कहा जी हाँ होता है। उसी प्रकार से 4 3 7 2 9, मतलब ये भी 9 आ रहा है। इसका कहने मतलब ये भी किसका 4 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 9। 9 में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। इसमें कंप्लीट डिवाइड अगर जा रहा है तो फिर क्या बनने वाला है आपको ही पता है, क्या बनेगा भैया, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर हम 2016 में 3 का भाग करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, इसकी वैल्यू 1 है, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है 1 और कंप्लीट डिवाइड जा रहा है 1, तो आंसर आपका कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ये जितने भी आपके पास में डिजिट्स होते हैं इनका जो योग करो ना, इनका जब सम करो वो 3 से विभाजित होना चाहिए। समझ जाना कि वो 3 से विभाजित नंबर है। ठीक है जी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई, एक अगला क्वेश्चन है इसी में। यूपीपीसीएस प्री 2004। कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि आप ये क्वेश्चन पुराने वाले क्यों उठा रहे हो? कोई ये तो नहीं सोच रहा है? मैंने आपको रीजन हालांकि बता दिया है कि हम ये क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि हमें इस पैटर्न पर ना क्वेश्चन बनाने ही है। अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि भाई इस समीकरण से क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो ये हमें, ये मेरा एनालिसिस है, मैं इसको फिल्टर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो पहले हम पी वाई क्यू, एक की पी वाई क्यू नहीं है, सारे के सारे पी वाई क्यू मैं देखता हूँ, चाहे टीजीटी हो, एलटी हो, चाहे आपका जीआईसी हो, चाहे पीजीटी हो, उनसे मैं फिल्टर करता हूँ, उनको सेक्शन बाई सेक्शन कन्वर्ट करता हूँ। तो प्लीज कोई ये ना समझना कि पी वाई क्यू बहुत पुराने करा रहा हूँ। ठीक है, नए भी हैं, लेकिन आपको ही पता है कि टीचिंग एग्जाम कैसा है, दो दो तीन तीन साल का गैप होता है, तो इस वजह से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन। इसका मतलब साफ हो गया कि मेरे पास में दो मूल आ गए। दो मूल कौन कौन से होंगे? एक मूल आपका ओमेगा हो जाएगा, और दूसरा मूल आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब क्या काम करना होगा कि मेरे पास यही, मेरे पास अल्फा की वैल्यू, यही मेरे पास बीटा की वैल्यू है। मुझसे कहा जा रहा है कि अगर इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो नया समीकरण बताओ जिसके मूल ये हूं। तो नया समीकरण यानी वह समीकरण, नया समीकरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो लास्ट में अभी। जब आपके पास में मूल्य दिए जाएं या नए समीकरण, नए मूल्य दिए जाएं, तो समीकरण क्या होगा? तो एक काम करता हूं, इन वैल्यू को यहां पहले पुट करता हूं। ओमेगा की पावर में 19 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर में कितना हो जाएगा? 17। 19 में 3 का डिवाइड कराओगे तो आपके पास केवल एक बचेगा। 17 दूना 34 में अगर आप डिवाइड कराओगे 3 का, तो 11 तिया 33। इसका इसमें भी कितना बचेगा? ओमेगा ही बचेगा। ठीक है, क्या बचने वाला है? ओमेगा ही बचने वाला है। एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? 33, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कुछ तो लोचा है, क्योंकि वैल्यू बननी चाहिए ना। ये तो भैया गलत हो गया भाई। ना 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 भाई ना। पा, ये तो गलत है भाई ना, ऐसा नहीं। इसको बनाना पड़ेगा भाई। ओमेगा की पावर में 19, ओमेगा की पावर में 17, तो ओमेगा स्क्वायर है। तो एक काम कर सकता हूँ, ओमेगा की पावर 17 को अंदर लिख दूं, और ओमेगा स्क्वायर को बाहर लिख दूं। क्या मैं ऐसे कर पाऊंगा? 17 में भी अगर देखेंगे तो ओमेगा की पावर में 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो 2 मिल जाएगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है यार भाई। ओमेगा ही मिलने वाला है इसमें तो फिर। क्यों जी? ठीक है, या मेरे दिमाग से कुछ स्किप हो रहा है? क्या लोचा हो रहा है भाई? एक छोटी सी वैल्यू क्या गड़बड़ कर रही है मेरे लिए? एक बार आप लोग बता दो भाई, क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि कटने के बाद ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर तो बनने वाला नहीं, क्योंकि 17 दूनी 34, 34 में अगर हम क्या करेंगे, 4 3 7, 3 दूना 6, तो सही तो हो रहा है ना? वैल्यू को तो यहाँ लिखना पड़ेगा, 19 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू को लिखना पड़ेगा, 17 हो जाएगा।
चौथे से एक इवन है तो वैसे भी डिवाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ही मेरे पास में बचेगा, क्योंकि 11 तिया 33 होता है। इसको ना दूसरे तरीके से बोला जा रहा है, क्योंकि अगर ये कटेगा नहीं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, पीसीएस महाराज थे, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ओमेगा मान लिया मैंने इसका, तो ये तो हो गया मेरे पास में कितना, ओमेगा के पावर में 19। ओमेगा के पावर में 19 का मतलब 6 तिया 18 यानी कि 1 ओमेगा हो गया। 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा के पावर में 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ओमेगा के पावर में 15 और इनटू में ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। इसने क्या कहा जा, इसने यही तो बोला है अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल ये हों। तो ओमेगा की पावर में 15 का मतलब कितना होता है, 1 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसने डायरेक्ट कनेक्शन कराया है कि केवल और केवल वैल्यू उठाकर रखो, बाकी मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और मुझे ये भी लोचा लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है भाई क्वेश्चन में। एक काम करो भाई, सुनो 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 सुनो, करेक्शन तो हो ही चुका है, मैं इसको बना दूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 19 है ना, तो फिर यहाँ पर भी आपको 19 करना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन सही होगा। बाकी मैं इसको एक बार कल क्रॉस करके बता दूंगा कि क्या है। अल्फा का मान मैंने ओमेगा माना है, ओमेगा के पावर में 19 कर दो, और इधर ओमेगा स्क्वायर माना है तो इसकी पावर में 19 कर दो। तो 19 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे 6 तिया 18 1 बचेगा, और 19 दूना 38 में अगर डिवाइड करेंगे 3 का तो 12 तिया 36, फिर कितना बन जाएगा 2। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आपके पास में वैल्यू मिल रही है। अगर मेरे पास में दो मूल हैं तो समीकरण निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कहता है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है ओमेगा और प्लस में ओमेगा का स्क्वायर इनटू में एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीपल यानी ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर बराबर में 0। मेरे भाई एक बात बताओ आप सभी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आप कहोगे माइनस का 1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को उधर भेज दोगे तो माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1, और इधर कितना आ रहा है प्लस का 1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर में 0। यही आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर लग रहा है यहाँ पर कुछ अगर मिस्टेक है तो देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर 19 होना चाहिए, तभी आपके पास में प्रॉपर बनेगा। या अगर 17 है तो फिर 17 के अकॉर्डिंग ना, फिर जो मैंने पहले काम किया था फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। क्या करना पड़ेगा 17 के हिसाब से, 15 को अलग ओमेगा स्क्वायर को अलग, तो फिर ऐसे होगा। ठीक है जी। नहीं, अब बीटा के पावर 7 19 ये तो फिर हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी हमने क्रॉस वेरीफाई इस क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी। तो ये मेरे पास में केस बन गए हैं आपके अलग अलग स्पेशल स्पेशल कंडीशन के। अब मेरे पास में आ रहा है 3 स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 प्रकार की कुछ अलग टाइप की जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। शायद हो सकता है अब बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, और हो सकता है बहुत से लोगों ने ना पढ़ा हो। ठीक है, हाँ जी, 17 ही होगा। अगर 17 होगा ना तो फिर मैंने बोला तो है, अगर यहां पर देखो भाई, मैं दोनों तरीके यहां पर लिखा दे रहा हूं भाई, देख लीजिएगा। जैसे मान लो यहां पर 17 है तो फिर 17 को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ये अगर 19 है अल्फा की पावर में, तो देखो भाई अल्फा की पावर में 19 है तो अल्फा की पावर 19 का मतलब होगा क्यूब की मल्टीप्लाई 6 और इंटू में ओमेगा। और अगर 17 है तो 17 को लिखा जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर में होल पावर में 5 और इंटू में ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, और ये वाली वैल्यू 1 इंटू में ओमेगा का स्क्वायर। अगर 17 है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन 17 में एक चीज वेरीफाई नहीं होती है, उसके मूल क्या होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
अगर 17 है तो फिर ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कंडीशन जस्टिफाई इससे ज्यादा बेहतर तरीके से होती है, क्योंकि हम उनकी वैल्यू उठाकर यहां पुट करेंगे। ठीक है जी। अगर 17 है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम आएगा इसके अकॉर्डिंग। पावर को ही फिर तोड़ना पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है जी, तब भी आंसर सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। नेक्स्ट, 3 स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में आ रहे हैं। अब ये जो 3 टाइप की स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बने हुए हैं। अंडर रूट में जिसको आप बोलते हो आइडेंटिटी के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी में भी आ सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है जी। 3 स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1, अंडर रूट में के प्लस, अंडर रूट में के प्लस, अंडर रूट में के प्लस, अंडर रूट में के प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। या नंबर 2, रूट के माइनस, रूट के माइनस, रूट के माइनस, के माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, कुछ ऐसा। या फिर नंबर 3 आप लिख सकते हो, एक और बना दो मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में ऐसे बना सकते हो, रूट के, रूट के, रूट के एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपकी 3 इक्वेशन, मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन है। कोई बात नहीं, 17 होगी तो मैंने 17 के लिए भैया बता दिया, केवल उनको ही आपको ब्रेक करना पड़ेगा। हमारे पास ओमेगा रहेगा, बस उनको ही तोड़ो, बाकी किसी को तोड़ना नहीं है। 17 अगर ही रहेगा तो फिर ठीक है, हमारा आंसर तब भी वही आएगा, बस हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू को वहां पर ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 17 है तो ओमेगा के बाद 17 को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी कोई इसका इलाज या उसका कोई तरीका नहीं है। चलो जी, इसमें फॉर्मूले क्या बनेंगे? अगर ऐसा बनेगा तो आपकी इनइक्वालिटी, मतलब आइडेंटिटी का फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा कि 4k +1 एंड +1/2। इसके लिए क्या होगा कि अगर यहां पर माइनस लगा है तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, 4k प्लस में 2, लेकिन जी यहां पर माइनस होगा, -1/2। मल्टीप्लीकेशन में अगर रूट आता है तो केवल और केवल k इसके बराबर में आएगा, ओनली k। तो ये मेरे पास में कुछ 3 डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हैं। भैया मैंने बोल तो दिया, अगर 17 है तो फिर 17 को भी 17 के अकॉर्डिंग भी तो मैंने करा दिया, सेम तरीका होगा, बस केवल हमें ओमेगा ही लेना पड़ेगा वहां पर। समझो तो बात को। चलो जी, बाकी मैं आपसे फिर से वही कहना चाह रहा हूं, बाकी मैं इसको वेरीफाई करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पर चीजें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मुझे लग रहा है यहां पर कुछ चीजें गड़बड़ है इस वजह से, क्योंकि देखो यार, आप खुद सोच के देखो ना, मैंने यहां पर सॉल्व किया है कि इस समीकरण के मूल हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो अल्फा और बीटा के मान मेरे पास में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहां अगर आप वैल्यू पुट करोगे, 17 लिखोगे तो फिर ओमेगा ओमेगा आएगा, ओमेगा ओमेगा आएगा तो फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा तो जस्टिफिकेशन यहां पर करना पड़ेगा हमें। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो, इस वजह से मैंने कहा था कि इसको स्किप कर दो। अब पता है आप लोग क्या करोगे, आप जो है इसके बारे में अपनी अपनी मंत्रणाएं दोगे, फिर मंत्रणाएं दोगे, अपने कमेंट करोगे। ये नहीं सोच सकते हो कि हो सकता है मे बी कि ये क्वेश्चन हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो मैंने तो ये काम कर दिया। आप खुद सोच के देखो जरा, अगर यहां पर 17 होता तो 17 में तो ओमेगा और ओमेगा बन रहा है। इसी वजह से मैंने कहा था कि इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। गलत चीजें नहीं जानी चाहिए, बस इतना है। पेशेंस रखो, है ना जी। ये आपको समझ में आ गया, इसके थ्रू क्वेश्चन देख लो आप। जवाब बताओ भाई, जवाब इसका क्या होगा?
5। चलो जी आगे आओ। चलो जी आगे आओ, देखो जरा यहां पर क्या है, ये वाली वैल्यू के की है और बीच में किसका साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है, तो अंडर रूट में कितना होगा, 4k प्लस का 1। 4k प्लस 1 मतलब यहां पर 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1। ठीक है जी, एंड लास्ट में प्लस का 1 अपॉन में 2। भाई ये बताओ, चार 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 दूना 8, 8 प्लस 1 9, 9 9 का वर्गमूल 3, 3 प्लस में 1 बटे में 2, आंसर आएगा कितना, 2। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ये चीजें आपने सीख ली। हाँ, अब आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हो आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। माना मेरे पास में एक समीकरण दिया जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी मुझे कैसी वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब समझते हो ना, अधिकतम मान। अधिकतम मान, अधिकतम मान इसका मतलब होता है न्यूनतम मान। अधिकतम मान या न्यूनतम मान, अधिकतम मान या न्यूनतम मान। अब बड़े ध्यान से सुनना आप, यहां पर दो तरीके से ये कैटेगराइज जो है वो डिवाइड हो जाएगी। कैसे कैसे डिवाइड होगी, अगर एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर धनात्मक आता है जैसे कि 2x स्क्वायर और कहीं आ जाता है माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनाएगा, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू एक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स। एक्स के अकॉर्डिंग पता है क्या है, एक्स के अकॉर्डिंग यहां पर होगा, एक्स की जगह पर इंफिनिटी बनना चाहिए, यहां माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, यहां पर नोट कर लेना, ये एक्स की जगह पर मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू आपकी ये बनाएगा। जब जीरो से छोटा होगा तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, माइनस इनफाइनाइट, और मैक्सिमम वैल्यू ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4a। ये कहानी है इसकी, नोट करो जल्दी से फटाफट से। चलो, ये बीच में माइनस है, किसी भी समीकरण में हम मैक्सिमा और मिनिमा जब निकालते हैं, चाहे आप ऐसे समझ सकते हो, ये हम फंक्शन में भी पढ़ने वाले होंगे जब हम कैलकुलस शुरू कर रहे होंगे। कैलकुलस में भी हम यही बताएंगे और वहां पर भी इसको पढ़ाएंगे, और डीप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता दिया जाएगा। यहां पर आपसे वो ये कहेगा कि अगर ए का मान 0 है तो आपके पास में जो ए का मान 0 से बड़ा है तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी कितनी, वो हो जाएगी माइनस का डी अपॉन में 4a, माइनस का डी अपॉन में 4a इंफिनिटी, इधर क्लोज्ड ब्रैकेट, ऐसे करके। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसकी ए की वैल्यू इसमें क्या है, 0 से छोटी है, तो आपके लिए क्या बनेगा, माइनस इनफाइनेट से लेके माइनस का डी अपॉन में 4a। अब आधे कुछ सोच में तो नहीं पढ़े हैं आप लोग में से, कोई सोच में तो नहीं पढ़ा है, ये क्या बना दिया भैया, माइनस का डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट विविध कर का मतलब माइनस का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर आप इसमें माइनस का गुणा कराओगे तो ये क्या बनेगा, ये बना लेगा 4ac माइनस का बी स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो ये आपका केस बनता है और इसी इंटरवल में जाने वाला भी होगा। खत्म कहानी, वैल्यू सेम होती है, बस अगर 0 से छोटा होता है ए का मान तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का काम करती है, और अगर 0 से बड़ा होता है तो वही वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू का काम करती है। बस खत्म। दोनों में मिनिमम वैल्यू सेम नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो मैंने क्या लिखा है, कहां पर मिनिमम वैल्यू सेम है भैया, मिनिमम वैल्यू सेम थोड़ी ना। अगर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर धनात्मक आता है तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू बनाएगा कितना, माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, लिखा तो है कि अगर ए का मान 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन में 4 है, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसी वजह से 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी।
चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो। कहना चाहता है एफ एक्स का मान 3x² प्लस 4x प्लस में 6 है, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में ये जो 3 दिया जा रहा है, ये 3 कैसा है, जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा है तो एक काम कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कहता है कि भैया 4ac माइनस का b² अपॉन में 4a। अच्छा 4 तो 4 रहा, a का मान 3 है, c का मान 6 है, माइनस b का मान 4, 4 का स्क्वायर 16। 4 और a की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है। 6 18, 18 चौको 72, 72 में से 16 चला जाएगा और अपॉन में कितना है 12। 62, 62 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 56। 56, 12 और 4 से काट दो 14, 4 से काट दो 3। आंसर क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी कॉमा 14/3। बिल्कुल जी। यहां पर आप देखोगे कि कोई समीकरण है तो उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी जीरो से कैसा हो गया, छोटा हो गया। अब जीरो से छोटा हो गया तो इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू फिक्स होती है माइनस इन्फिनिटी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू सेम। कौन सी, 4ac माइनस b² अपॉन में 4a। बस इतना फर्क है। अगर ए का मान जीरो से छोटा है तो मिनिमम मान माइनस इन्फिनिटी, और अगर ए का मान जीरो से बड़ा है तो मैक्सिमम मान इन्फिनिटी। बाकी बीच की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। b² यानी कि 4a का मान कितना है भाई साहब, माइनस का 3। c का मान कितना है, 6 है, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 और a। 4 ऑफ a का मान कितना है, माइनस का 3 है। अच्छा जी, 6 चौको 24, 24 तिया 72, 72 और 4 76, और अपॉन में कितना है, 4 तिया 12, माइनस का 12, कैंसिल कर दोगे 6 आएगा। 4a 72, 72, अरे भाई 72 4 76। ठीक है, यहाँ पे माइनस कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, अरे यार ये गड़बड़ हो गया भाई। ए का मान हमारा वैसे भी ये केवल ये शो करने के लिए कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो 4a का मान 3 और b का मान कितना है, 6 है, c का मान सॉरी, और b² का मान लो 4 हो गया। तो यहां से आपके पास में क्या मिल जाएगा, ये भी हटा दो, यहाँ पर ओनली 3 होगा। तो अब समझो जरा, 72 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 68। 68 बटे में कितना है 12, कैंसिल आउट होगा कुछ ना कुछ, 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 34, और कितना हो जाएगा 6। 34 बटा में 6, यहाँ पर हमने गड़बड़ ये कर दिया। अभी 2 से तो ये और कैंसिल हो सकता था ना। 17, 17/3। फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है इसमें भाई। क्या हो रहा है भाई।
गलत डिवाइड कर रहे हैं। 76/12 होगा, जिसमें कि 76 को 38। अरे यार, 72 72 कहाँ होता है? 12×6 = 72 होता है, 76 में कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया आज? कोई नहीं, देखिए भाई, हो जाता है कभी कभी। निगेटिव, इसकी वैल्यू निगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस का 4ac माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में आया 76/12, जिसको हमने 2 से कैंसिल कर दिया। तो ये 2 से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 6 और 38, 3×2 = 6, हाँ ठीक है, 38। देख रहे हो छोटी छोटी गलतियाँ कैसी हो गई। 38/6 नहीं, मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए भाई साहब। यहाँ पर देखो इन्होंने उल्टा कर दिया है, इसमें माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए, करेक्शन है भाई। प्लीज इसको सही कर लेना, करेक्शन है, इसको सही कर लेना आप। इसको सही कर लेना, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी मिनिमम रहेगी और बाकी आपकी पॉजिटिव वैल्यू 38/6 है, ठीक है जी। चलो, ये हमारी क्वाड्रेटिक खत्म हो चुकी है, क्वाड्रेटिक खत्म हो चुकी है, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक हमारा ओवर हो चुका है फिलहाल। इसमें कहाँ बड़ा है जीरो से? जीरो से कहाँ बड़ा है ये? जीरो से तो छोटा ही है ना, -3। माइनस में वैल्यू लेना ही पड़ेगा जी। ठीक है जी, अगर इसमें किसी मतलब किसी को भी कुछ डाउट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप जब अपने ग्रुप, हालांकि आपका ग्रुप अलग कर दिया गया है और जो आपके मैथ्स का ग्रुप है वो अलग हो चुका है फिलहाल, और वो मैथ्स का जो ग्रुप है उसमें आप शायद 4 ही 5 मेंबर अभी ऐड हैं, वो उसमें ऐड हो जाना जो भी आपका हो, ठीक है जी। चलो, अभी दूसरी बात क्या करने वाले हैं, अभी हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं उसका, मतलब थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेते हैं उसका, हल्का हल्का, बाकी कल की क्लास में डिस्कस हो जाएगा ये, ठीक है जी। क्यूबिक, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, या फिर क्यूबिक एक्सप्रेशन की जगह पर फंक्शन, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। लो भाई, कितने नाम जानोगे इसके? अभी क्यूबिक इक्वेशन नहीं आएगी, अभी क्या चलेगा? अभी तो चलेगा ओनली इसका नाम, पता। सुनो अब, भैया माइनस से ना करो ना, माइनस से क्यों आप करोगे? क्योंकि फिर हम कंडीशन, इसका मतलब तो ये कि हम मैक्सिमा को मिनिमा कर रहे हैं, मिनिमा को मैक्सिमा कर रहे हैं, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। एक बार देखो कैलकुलेशन का, अगर कहीं कुछ हुआ करे ना तो उस प्लीज उस कैलकुलेशन पर आप फोकस कर लिया करो, जो भी है, ठीक है। आज मैं एक प्लानर बनाऊंगा, वो वीडियो के अकॉर्डिंग बन जाएगा आपका, ठीक है। वीडियो के अकॉर्डिंग बन जाएगा या शॉर्ट में बन जाएगा, आपको मिल जाएगा, और बाकी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करा दूंगा। चलिए, क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक फंक्शन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन का मतलब जानते हो व्यंजक होता है, फंक्शन का मतलब फलन होता है, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद होता है। यानी कि क्यूबिक का मतलब है त्रिघात का व्यंजक कैसे होता है, त्रिघात फंक्शन क्या होता है, और त्रिघात आपका बहुपद क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है हमें। देखो यार, इसका जो ना आपके एग्जाम में रोल थोड़ा बड़ा है, इसका एग्जाम में आपका रोल थोड़ा बड़ा है। आपके इस बार एलटी ग्रेड में नहीं आया था क्वेश्चन इसका, लेकिन टीजीटी वगैरह में 2 2 3 3 क्वेश्चन लगभग इसके पूछे जाते हैं। 2 3 क्वेश्चन का मतलब ये कि इसमें मिनिमम क्वेश्चन 2 या कहीं कहीं इसके ही एप्लीकेशन का यूज होता है दूसरी जगह। तो आप ऐसे मान के चलो थोड़ा मोटा मोटी कि इसमें जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, या भले चाहे वो कुछ एप्लीकेशन टाइप में बनते हैं, यानी 1 2 क्वेश्चन अगर आपके एक्चुअल क्यूबिक से ही आते हैं, अगर 1 2 क्वेश्चन आपके क्यूबिक से आते हैं, या फिर 1 2 ही क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं, इसके एप्लीकेशन के बनते हैं। यानी इसके इसके एप्लीकेशन का मतलब होता है इनके कुछ रूट्स का यूज किया जाता है,
तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशंस के थ्रू कहानी है। ठीक है जी, ग्रुप का लिंक, ठीक है भाई, कर दूंगा। मैंने कब बोला? हाँ भैया फरमान जी, ए की वैल्यू निगेटिव में ली जाएगी, मैंने बोल दिया वहां पे मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसमें आप लिख दो ए की वैल्यू निगेटिव, और ली भी है मैंने, वैल्यू निगेटिव में ही ली है। ठीक है जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं इसके ग्राफ को अब रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अब मैं इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ग्राफ को पहले हम बेसिक ग्राफ के अकॉर्डिंग जानेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड ग्राफ के अकॉर्डिंग जानेंगे। लेकिन आपसे एक कहना है, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये बताओ कि इसको कितना डीप लेके जाएं, कितना डीप पढ़ना चाहते हो इस क्यूबिक इक्वेशन को, क्योंकि या तो फिर देखो बात अगर करी जाए ना तो इसका केवल फॉर्मूले बेस्ड समझना। क्यूबिक इक्वेशन में या तो फॉर्मूले से ही काम हो रहा है, जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं तो केवल और केवल फॉर्मूला अगर आप सीख लोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से ही केवल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इसका हम अगर डीप भी लेके जाएंगे, ग्राफ भी जानेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड से भी इसके ग्राफ को जानते हैं, या डिफरेंशिएशन मेथड या अवकलन विधि से मैं इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा, रियल रूट्स बनाएगा, इमेजिनरी रूट्स बनाएगा। तो कैसे कैसे क्या क्या आप जानोगे वो बता दो। अगर आप इसको बहुत डीप पढ़ना चाहते हो तो फिर मैं डीप ही पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा भाई, सीधी सी बात है, फिर टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा ना, दोबारा ना पढ़ना पड़े ना। ठीक है जी, ओके बच्चा, सॉरी। y इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले हम इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे। देखिए जरा, थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, जैसे आपको ये चीजें समझ में आ जाए। देखिए जी, अगर हम x की जगह पर मान लो जीरो लिखते हैं तो y की जगह पर भी कितना मिलेगा? जीरो। x की जगह पर जीरो लिखा तो y की जगह पर कितना मिल गया? जीरो। अगर हम x की जगह पर एक लिखते हैं तो y की जगह पर भी कितना मिलेगा? एक। अगर x की जगह पर एक है तो y की जगह पर भी कितना होगा? एक होगा। मतलब ये दोनों को मिला दोगे, दोनों को मिला दोगे तो यहां पॉइंट आपका टच होगा। अगर हम x की जगह पर दो लिखते हैं तो y की जगह पर कितना आ जाएगा? तो बोलोगे दो का क्यूब आठ, यानी x की जगह पर हम दो लिखेंगे यहां पर तो ये दो होगा। तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, मतलब यहां पर ग्राफ इसका बनेगा आठ पर, यहां इसकी वैल्यू आठ हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं x की जगह पर मान लो नेगेटिव रखता हूं, माइनस का, माइनस की वन, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन, यानी x का मान भी माइनस का वन ही आएगा। ठीक है, तो एक तो आपका ये बन गया। ठीक है जी, ये हो गया माइनस का वन। अगर हम माइनस का टू भी लिखेंगे यहां पर, जैसे मान लो मैंने x की जगह पे माइनस टू लिखा तो ये बनेगा माइनस का एट। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर ठीक है जी। तो यानी कि इसका ग्राफ दो के बराबर इस पॉइंट पर, सेम पैटर्न।
इस पॉइंट पर। तो आप इसकी ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनेगा बड़े ध्यान से देखना। यहां से इसको लाओ, अरे भाई ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्राफ बनाने के तरीके क्या एक ही टाइप का हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राफ बनाने का तरीका जो है ना, वो अलग अलग तरीके के भी होता है। ग्राफ इसके चार प्रकार के बनते हैं। या तो अप डाउन ग्राफ बनता है, या डाउनवर्ड बनता है। अपवर्ड बनता है या तो डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, इसके दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। बोलोगे कैसे? बड़े ध्यान से समझना। देखिए जी, या तो ग्राफ इसका यूं बन गया, या तो ग्राफ इसका यूं बनेगा, या तो ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है ऐसे करके ऐसे, या तो इसका ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनता है। तो देखो ये बनेंगे कब, कैसे बनेंगे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले आप इतनी चीज समझ लो कि अगर मैंने y बराबर में एक्स क्यूब लिया है, अगर हम इसी जगह पर मान लो सेकेंड स्टेप में ये लिख देता कि अगर हम y बराबर में माइनस का एक्स क्यूब लेते तो इसका जो ग्राफ बनता ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन पर बन जाता। मतलब फिर इसका ग्राफ जो होता वो हमें जीने नहीं देता। कैसे बनाता? वो ग्राफ फिर इधर से चलता ऐसे। ठीक है, यानी वो ग्राफ फिर इधर से चलता। अगर यहां पर एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर से जा रहा है, नेगेटिव होता है तो इस तरीके से जाता। अब तुम्हें एक बड़ी रोचक कहानी बताते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, कमेंट करके एक बार जरूर बताओ कि जो हमारा क्यूबिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन मिलते हैं, तो क्यूबिक में कितने मिलते होंगे? बचपन में सिखाया गया था कि हम बचपन में जब स्कूल पढ़ रहे थे, स्कूल में भी हमें यह बताया गया था कि जितनी एक्स की पावर में होगा, जितनी एक्स की पावर में हाईएस्ट होगी, उतनी मेरे पास सॉल्यूशन निकलते हैं। जैसे द्विघात समीकरण में क्या होता है बेटा? द्विघात समीकरण में आपकी दो पावर तो यानी कि दो मान, तीन पावर तो तीन मान, चार पावर चार मान, पांच पावर पांच मान, यानी जितनी पावर उतनी वैल्यू। लेकिन आज कुछ तुम अलग सीखोगे। सीखोगे क्या अलग? देखना जरा। आपने कहा ठीक है मान तो तीन निकलते हैं, लेकिन मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, क्या क्यूबिक इक्वेशन में जो तीन वैल्यू निकल के आती हैं, क्या वो तीनों की तीनों वैल्यू रियल नंबर यानी रियल रूट्स होते हैं, या उनमें से कुछ इमेजिनरी रूट्स होते हैं? एक बार देखें कौन बताएगा। क्यूबिक इक्वेशन में क्या जो तीन वैल्यू निकल के आ रही हैं, क्या वो तीनों की तीनों रियल होती हैं या इमेजिनरी हो सकती हैं? कितनी इमेजिनरी हो सकती है, कितनी रियल हो सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो 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 हेलो। अब तो आ रही है ना आवाज? शिवम भाई ने बोला है दोनों इमेजिनरी भी हो सकती है, लेकिन दो रियल एक इमेजिनरी कुछ अरे भाई ये थोड़ी ना होगा। अगर आपके पास तीन मान निकल के आते तो मुझे ये बताओ कि कितनी इमेजिनरी कितने रियल। केवल अभी तक केवल एक लोगों का आंसर सही है, वो जो नाम है ज्योतिष करके कुछ नाम है उनका। उनका करेक्ट आंसर है क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक रियल रूट्स और दो इमेजिनरी रूट्स बनाकर देता है। क्या सच में ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ। अगर आपके पावर में पांच भी होता है ना, ऑड पावर आनी चाहिए, तब भी सेम काम, एक रियल रूट्स चार इमेजिनरी रूट्स। अगर पावर में सात भी होती ना हाईएस्ट, तो एक रियल रूट्स छह इमेजिनरी रूट्स। पावर में अगर नौ भी होती ना, तो एक रियल रूट्स बाकी के आठ हमारे इमेजिनरी रूट्स। लेकिन यहां पर ना काम कैसे करेगा वो समझना है। देखो जरा, ये तो मैंने आपको बता दिया ग्राफ के अकॉर्डिंग जो केवल और केवल पर्टिकुलर एक्स क्यूब का होता, तो इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। ठीक है जी, इस तरीके के ग्राफ आपके बनने वाले हैं। बाकी की कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। चलो जी, मेरे पास में कोई एक क्यूबिक इक्वेशन है। मान लिया ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू जीरो। ये मेरी एक क्यूबिक इक्वेशन है।
और इस क्यूबिक इक्वेशन के कुछ मान भी निकल के आएंगे, यानी मान का मतलब है कि इसके एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। एक्स की वैल्यू मान लो एक अल्फा हो गई, दूसरी आपकी बीटा हो गई, तीसरी आपकी गामा हो गई। अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों मान आ चुके हैं। याद रखना मैंने क्या बताया था कि क्यूबिक इक्वेशन में आपके एक रियल रूट्स होगा और बाकी के इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहां पर लिखो केस नंबर वन। केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या हो जाएगा कि जो एक्स अल्फा बीटा गामा होगा, यानी जो एक्स के मान निकल के आएंगे ना, अल्फा बीटा एंड गामा, ये ऑल रियल रूट्स हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल रियल रूट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपने कहा देखते हैं, अभी बता नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने यही बोला था कि केवल एक रियल रूट्स बाकी दो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि ऑल रियल रूट्स हो सकते हैं। मैंने कहा अभी रुक जाओ, मुझे पता नहीं है, मुझे आता नहीं, पर थोड़ा वेट कर लो। केस नंबर दो क्या कहता है, बड़े ध्यान सुनना। केस नंबर दो ये कहता है, केस नंबर दो ये कहता है कि जो एक्स का मान निकल के आएगा वो क्या कहना चाहता है कि वो तीन मान निकाल के देगा, अल्फा देगा, बीटा देगा और गामा निकाल के देगा, जिसमें से एक रूट आपका क्या हो जाएगा, एक रूट आपका रियल होता है, बाकी दो आपके कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स, जिसको आप इमेजिनरी भी बोलते हो और जिसको आप कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, इमेजिनरी रूट्स भी कहते हो। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है काल्पनिक मूल, या फिर आप इसको कह सकते हो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब आप कहोगे कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, क्यों नहीं भैया हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। कॉम्प्लेक्स जीरो अगर हम केवल आयोटा लिख दें तो इमेजिनरी हो जाएगा, अगर मैं 2 माइनस का 3 आयोटा लिख दूं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही ना। हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना लास्ट वाली क्लास में जब हम क्वाड्रेटिक में कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे ना, जब मैंने लिखाया था नेचर ऑफ रूट्स में, तो बहुत सारे लोगों ने इसका पिंच किया था इस बात पर। बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली थी कि भैया इमेजिनरी रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकते हैं। कहा था ना, इमेजिनरी का मतलब होता है जिसमें केवल आयोटा जिक्र करे, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें रियल और आयोटा यानी इमेजिनरी दोनों वैल्यू आए। ठीक है जी, तो यानी यहां से हमारे पास में रियल और इमेजिनरी मेरे पास वैल्यू आई, रियल एंड इमेजिनरी आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये जो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती ना, दो मूल इसके, ये ऑलवेज इन कॉन्जुगेट, ये हमेशा कैसे होते हैं, संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी निकालना यहां से ही सीख लो, संयुग्मी होते हैं। जैसे कि मान लो अगर यहां पर 2 माइनस का 3 आयोटा लिखा है, तो इसका दूसरा मूल मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये ऑलवेज इन पेयर या हमेशा कॉन्जुगेट में होते हैं। कौन, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी की बात करोगे, जैसे मान लो आयोटा लिखा है, तो एक चीज ध्यान रखना, माइनस आयोटा हो जाएगा। ये हमेशा कुछ इस प्रकार से, यानी पेयर में, यानी जोड़े में, या कॉन्जुगेट या संयुग्मी में होते हैं। बताओ भाई। ठीक है जी, अब यहां से एक बात बताना है, जैसे ये ऑल रियल रूट्स मैंने लिखा है, ऑल रियल रूट्स क्यों लिखा है, जबकि मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है, इससे इस क्यूबिक इक्वेशन से केवल दो ही टाइप के रूट निकल के आते हैं, जिसमें इमेजिनरी रूट्स कंपलसरी होता है हमारा। इसमें क्या होता है, एक रियल रूट्स होगा, एक रियल रूट्स, और बाकी दो मेरे पास में कैसे होते हैं, इमेजिनरी, या जिसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स रूट। तो यानी कि यहां पर ये आपने क्या लिख दिया है भैया, यहां पर ना हम नेचर ऑफ रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर ये कह रहे थे कि अल्फा बीटा गामा इनका पर्टिकुलर मान हमारा रियल होगा। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा हो तो आप इसको ऐसे पकड़ना और ऐसे हटा भी देना, अगर कंफ्यूज कर रहा हो, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, केवल और केवल जो भी करूंगा कंफर्म करना चाह रहा हूं, क्लियर करना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको अगर ये गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ का मतलब है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी आपको,
मैंने आपको ये बताया कि इनके पर्टिकुलर मान होने चाहिए ऐसे। चलो जी, यहां पर अब आप केस नंबर 1 डाल लो, केस 1, इसको पकड़ लो, बस खत्म। हाँ, क्वाड्रेटिक हमने खत्म कर दिया है, क्यूबिक की बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहां पर जो आपको सीखने को मिल रहा होगा वो बड़े ध्यान से समझना। मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें 3 टाइप की वैल्यू मिलेंगी। बोलो क्या? अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ेंगे भी, नोट पॉइंट लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को अगर हम जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ते हैं, तब भी ये कैसा नंबर आएगा? रियल, रियल नंबर मिलेगा, ये रियल वैल्यू देगा। रियल वैल्यू का मतलब आप समझते हो ना, वास्तविक संख्या। या हम इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं, अल्फा बीटा गामा, तब भी ये रियल वैल्यू ही देगा। कैसी वैल्यू? वास्तविक संख्या देगा। या फिर हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि मान लो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कराया, फिर बीटा गामा का मल्टीप्लाई कराया, फिर गामा अल्फा का मल्टीप्लाई कराया, अल्फा गामा का मैंने मल्टीप्लाई कराया, तब भी ये वैल्यू कैसी बना कर देगा? रियल वैल्यू बना कर देगा। इन पॉइंट्स को अलग नोट करके लिख लो, ठीक है जी। क्या मेरी बात ये समझ में आ गई आपको? मैंने ये बोला, एक छोटी सी बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। मैंने कहा कि कोई भी अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन, क्यूब रूट का क्वेश्चन बनता है, यानी क्यूब रूट का मतलब ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है, उसमें 3 वैल्यू निकल के आती हैं। 3 वैल्यू निकल के आएंगी, जिसमें से एक वैल्यू आपकी रियल होगी, बाकी आपकी इमेजनरी होगी। ठीक है, बाकी आपकी 2 वैल्यू इमेजनरी होगी। अभी सॉल्व करके बता दूंगा, प्रूव करके बता दूंगा कैसे होंगी। ठीक है, कैसे होंगी ये भी मैं बता दूंगा आपको। दूसरी बात, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैंने केस बनाए थे 2। पहला केस क्या बनाया था कि अल्फा बीटा गामा आपके रियल हो सकते हैं, मे बी। आपने कहा अगर रियल हो जाएंगे तीनों के तीनों, तो फिर तीनों इमेजनरी, तीनों के तीनों रियल होने चाहिए। अगर उसमें से एक इमेजनरी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक इमेजनरी होगा तो फिर उसका कॉन्जुगेट कहां है? कॉन्जुगेट नहीं है। इस रीजन से मैंने पहला केस लगाया था, उसको जो है मैं यहां पर ब्रेक करके लिखूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊंगा। इस वजह से जो मैं अभी बता रहा हूं उसको समझ लो, ठीक है। भैया एक बार दोबारा बता रहा हूं, आप कह रहे हो कि आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं सुनो। मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, 3 मान निकल के आएंगे। 3 मानों में आपके एक रियल रूट्स, बाकी 2 इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। लेकिन जो मेरे पास में ये मूल होते हैं अल्फा बीटा गामा, अगर हम इन तीनों को जोड़ते भी हैं, तब भी जोड़ने के बाद में भी रियल वैल्यू मिलती है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये सोच पा रहे होगे कि कॉन्जुगेट रूट्स हैं, इन सभी को अगर जोड़ोगे तो आयोटा से आयोटा गया, 2 प्लस में 2 4, और 4 और 1 वैल्यू रियल होगी तो रियल वैल्यू देगा। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी रियल वैल्यू देगा, या इनका अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करोगे तब भी रियल वैल्यू देगा। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। आराम से रुक जाओ, वेट कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ आएगा। ठीक है, प्रशांत कुमार गौतम जी, अगर हो तो आप मुझे एक बार फॉरवर्ड कर दो, कौन कौन से हैं मुझे मैसेज कर दो। मैंने कंप्लीट कवर करा रखा है। ठीक है जी। नहीं, क्या मेरी बात इतनी तो समझ में आई होगी? अरे भाई, कोई क्यूबिक इक्वेशन है, 3 मूल निकल के आएंगे, जिसमें से एक मूल आपका रियल रूट, 2 रूट, 2 मूल आपके क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी। इस केस में आपके तीनों के तीनों रूट्स रियल हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे उसको मैं सेकेंड पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। भाई मैंने ये बोला,
ठीक है जी। बाकी अगर एक रियल है बाकी दो इमेजनरी है तो इन चाहे तीनों को जोड़ो चाहे तीनों का गुणा कराओ चाहे दो दो को गुणा कराकर जोड़ो तब भी मेरे पास में वैल्यू रियल ही रहेंगी। अब आप कह सकते हो कि ये आपने अलग अलग कैसे निकाला, क्यों निकाला, कब निकाला, अभी बताता हूं। अगर आप परेशान ना हो तो वो वाला केस लिख लेना, हालांकि हम सेकंड केस में बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है जो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वजह से, चलिए जी आओ आगे आओ। समझो कल क्यूबिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा है ना, सारे क्वेश्चन मैं आपको कल बना दूंगा जितने भी होंगे आपके, ठीक है जी। देखो मेरे पास में कोई एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसको मैंने बोला ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन थी जी, हाँ क्यूबिक इक्वेशन थी। आपके पास में इसमें वैल्यू निकल के आ रही थी, हाँ जी, कौन कौन सी, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अब बड़े ध्यान से समझना, अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसमें केस बनता है क्या कि पहले तो अगर इसके 3 मूल है तो 3 मूलों का मतलब यही तो हो जाएगा ना, एक्स माइनस का अल्फा, एक्स माइनस का बीटा और एक्स माइनस का गामा। बताओ भाई एग्री कर रहे हो इस बात पर कि अगर यहां से आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो x की वैल्यू अल्फा बीटा गामा निकल के आई है, तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है जी, ओके जी। यानी कि मैं अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन से 3 वैल्यू निकाल के लाता हूं तो उसको हम लोग फैक्टर मेथड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्टर हो सकता है एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 तो एक्स की वैल्यू अल्फा, एक्स माइनस बीटा को 0 के बराबर तो बीटा, एक्स माइनस गामा को 0 के बराबर में तो गामा। अब इनका आप क्या करो, आपस में मल्टीप्लीकेशन कराओ। एक्स क्यूब चाहे आप ऐसे करो एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा ऑफ एक्स माइनस का गामा एक्स यानी कि अल्फा एक्स सॉरी, और अल्फा प्लस बीटा, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है एक्स माइनस गामा के साथ। एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ में तो हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस बीटा का एक्स के साथ में तो ये बनेगा बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा इसका एक्स के साथ में ना तो अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहां पर अब इसका फिर से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा अल्फा बीटा एक्स, गामा का मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स के साथ में तो ये बनाएगा एक्स स्क्वायर गामा, माइनस में गामा का बीटा के साथ में तो हो जाएगा बीटा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस, गामा का अल्फा के साथ में हो जाएगा तो प्लस में अल्फा गामा एक्स। ठीक है, और इसका जब अल्फा के साथ में होगा तो माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर में 0। बाकी कुछ है नहीं है। एक काम करो एक्स क्यूब को अलग कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो एक्स स्क्वायर जब हमने कॉमन किया तो यहां बचेगा अल्फा, यहां बच रहा है बीटा, यहां बच रहा है गामा, एक्स स्क्वायर। अच्छा जहां पर एक्स एक्स और एक्स है तो इनमें से एक्स को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा एंड प्लस में गामा अल्फा इनटू में एक्स, और बाकी का जो मेरे पास में तीनों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बने हैं वो क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर में 0। यहां से आपका एक प्रॉपर समीकरण बन जाता है, वो ये है। ठीक है जी, ये मेरे पास में एक प्रॉपर समीकरण बन गया। अब यहां से जो भी तुम्हें निकालना हो वो निकाल सकते हो, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी निकालो आप। ठीक है, तो ये मेरे पास भी क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहां से देखोगे, यहां से आप ये देखोगे कि भैया हम सम ऑफ रूट्स मान लो निकालना चाहते हैं, किसी क्यूबिक इक्वेशन के हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स अगर चाहिए तो यहां से क्या मिलेगा भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, ये मेरे पास में सम ऑफ रूट्स हैं, ये मेरे पास में सम ऑफ रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है भाई,
ये होता है यहां पर देखो x के साथ में b है, लेकिन क्या आना चाहिए नेगेटिव, माइनस का b अपॉन में a। ये मेरे पास में क्या है, सम ऑफ रूट्स हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी ये वैल्यू दी जा रही है सम ऑफ रूट्स की है, यानी कि मूलों का योग। इसका माना ये मूलों का योग है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए हो गया। ये मेरे पास में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बन गया, नोट करते रहना साथ साथ। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला होता है जो कांस्टेंट वैल्यू है ना डी, तो डी अपॉन में ए, डी अपॉन में ए। लेकिन यहां देखो ये निगेटिव है, इस रीजन से ये निगेटिव हो रहा है, इस रीजन से ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इसी वजह से ये माइनस में आएगा। ये सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं अल्फा बीटा। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान कितना होगा, तो x के साथ में कितने का मल्टीपल है, c का, तो ये बनेगा c अपॉन में a। सब कुछ मैंने बता दिया है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, यहां पर बन गया मेरे पास मूलों के गुणनफल का योग। अलग अलग चीजें मैंने सबको बता रखी हैं, ठीक है जी। चलो बाकी इससे जो है स्पेशल क्वेश्चन आपके जो बनेंगे कल, और इसमें कुछ और भी आइडेंटिटी और भी कुछ कॉन्सेप्ट रह रहे हैं, उनको कल कवर करा दिया जाएगा। कल प्रॉपर तरीके से क्यूबिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, कल प्रॉपर तरीके से क्यूबिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। यहां पर इसका मतलब होता है सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। ये क्या है, मूलों के गुणनफल का योग, ठीक है। तो ये चीजें अलग अलग बनाई जा सकती हैं, बाकी इसमें और भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं कल कवर करा दूंगा, ठीक है जी भैया। चलो कल क्यूबिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, परसों यानी कि परसों मतलब एक दिन बाद में आपका पॉलिनोमियल खत्म कर दूंगा। इक्वेशन से पूरी तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से जीरो से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो बाकी सैटरडे को फ्री रहना, सैटरडे को आप फ्री रहना। सैटरडे को आप क्या करेंगे, आपको जो वर्कशीट मैंने आपको दी है ना, उस वर्कशीट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है जी। और जो भी ये कह रहे थे कि ना कि थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा डाउट कि उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, एक काम कर सकते हो आप, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें गड़बड़ हैं या यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, उस चीज को आप एक बार रिवाइज कर लो। रिवीजन के बाद में अगर मान लो नहीं आता है वो समझ में, तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं खुद ही आपको कंफर्म कर दूंगा, खुद ही आपको क्लियर करूंगा, ठीक है जी। चलो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।